नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम पाठक और आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र की एक लोक प्रसिद्ध उपन्यास जो है कफन, या इंग्लिश में इसके लिए शब्द है श्राउड, ठीक है, इसे समझते हैं। इस कहानी का बेसिकली थीम क्या है और इसका एक क्या समरी है, हम उसको देखने का आज प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से देखिए। पहले आप जब मुंशी प्रेमचंद्र को जब आप पढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद्र को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको दो अंतर दिखाई देगा। पहला देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र शुरुआती दौर में अगर आप मुंशी प्रेमचंद्र की जो अभिरुचि देखेंगे, जो एक होता है अफेक्शन होता है, वो अमीरों के प्रति अधिक था। मतलब अमीर लोग मुंशी प्रेमचंद्र को ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन अब पाएंगे कि धीरे धीरे ये जो अंतर है ये बढ़ता गया, मतलब कि कम होता गया, और आखिरकार वो जो उनका जो लगाव है उनको जो अच्छे लगने लगे, अब वो गरीब पे आ गए। तो ये डिफरेंस जब हम मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। तो एग्ज़ाम में जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र के अभिरुचियों का वर्णन करिए कि शुरुआती दौर में मुंशी प्रेमचंद्र कुछ ऐसे, उनकी कहानी पढ़ेंगे जब आप, तो उनका आप देखेंगे जो एटीट्यूड है वो अमीर लोगों के प्रति पॉजिटिव है। जैसे एक कहानी आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। तो उस समय मुंशी प्रेमचंद्र बहुत नए थे उस समय, उस कहानी के समय। तो उनका जो लगाव था, अच्छे लगने जो लोग थे उनको लगा वाह कि ये जो स्टैंडर्ड होता है अमीर लोगों को रहने का, रहन सहन का स्टैंडर्ड, ये बेहतरीन होता है, ठीक है, ये बहुत ही शानदार होता है। और उनके प्रति उन लोगों मुंशी प्रेमचंद्र का अधिक रुझान था, ठीक है, रुझान, इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करेंगे। लेकिन आप बाद में आप पाएंगे कि ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो कुछ मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ को ऐसा माना जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र की एक हमारे लेखक हैं जिनका नाम है आई थिंक मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने अपना एक पुस्तक प्रकाशित किया जिनमें उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र के 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियों को रखा, जिसे हम कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ एक किताब है। देखिए क्या होता है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद 70 साल तक कॉपीराइट रहता है किसी चीज़ का, और 70 मतलब मृत्यु के बाद 70 साल तक कंप्लीट हो जाने के बाद वो कॉपीराइट ख़त्म हो जाता है। मतलब किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए और 70 वर्ष के बाद वो उसका कॉपीराइट ख़त्म हो जाता है, अब उसका कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी पुस्तक का या किसी भी चीज़ का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो मैंने जो आपको बताया, इनकी 16 कहानियों का सम्मिलित एक किताब है जिसे हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जिनमें से कुछ कहानियाँ ये आपने देखा, एक तो कफन हो गया, गोदान हो गया। तो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ तो बहुत ही मतलब कि वोलाटाइल प्रकृति का है कि नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में कुछ कहानी बताइए, तो हम लोग जो चुन सकते हैं अपने रुचि के अनुसार, तो मैं कफन को नंबर 1 पे रखता हूँ। इसके बाद आप पाएंगे गोदान है, इसके बाद आप पाएंगे बड़े घर की बेटी है, ईदगाह हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत नमक का दरोगा, ऐसे कुछ है जो है बहुत ही मतलब कि वो कहानी सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है, उसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। तो चलिए अब हम इस कहानी की थीम को समझते हैं और इसके पात्र कौन कौन से हैं उसे भी समझते हैं। तो इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें पात्र हैं 3। कौन कौन? एक तो है माधव। कौन है? एक है माधव, एक है घीसू, ठीक है, और एक है बुधिया कौन है? ये माधव की पत्नी है, और माधव की पत्नी बुधिया, और घीसू इसका पिता। घीसू कौन है? पिता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं और बेहतर ढंग से, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए समझने में आसानी होगा। ये है घीसू मान लेते हैं, और घीसू का ये है एक पुत्र जिसका नाम है माधव,
ठीक है। और माधव की पत्नी का नाम है बुधिया, बुधिया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जब हम लोग परिवार की, जब फैमिली ट्री बनाते हैं, जब आप पढ़ेंगे आगे साइकोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा फैमिली ट्री दिखाते हैं। मतलब ये घीसू का पुत्र माधव, ठीक है, और माधव की पत्नी बुधिया, इक्वल मतलब इसकी पत्नी, और नीचे लिख देते तो बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे आप पाएंगे घीसू है पिता और माधव उसका पुत्र है और बुधिया है। एक अंधेरमय एक गांव है, ठीक है। एक गांव की यहाँ पे सीन चल रहा है। एक गांव है जिसमें घीसू और माधव बेसिकली बहुत ही गरीब रहते हैं, बहुत गरीब छोटे से किसान हैं, और बुधिया उसकी पत्नी है। और बुधिया क्या है, ये प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। प्रसव पीड़ा का मतलब हो गया, मतलब बुधिया किसी शिशु को जन्म देने की अवस्था में होती है उस समय। गांव में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, कहीं कोई लोग नहीं है, ठीक है। इन लोगों के पास ऐसा हालत है कि खाने के लिए भी मतलब कि भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। इन लोगों को कई बार अपना खाना, जो टाइम पे खाने का समय होता है, वो खाना को इन लोगों को स्किप करना पड़ता है क्योंकि है ही नहीं खाने को। तो ये बुधिया अपने घर में, मतलब जो भी कुटिया झोपड़ी कह लीजिए, उसमें ये प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, ठीक है, और ये तड़प रही है। और सीन क्या है कि घीसू और माधव जो है वो घर के बाहर, मतलब कुटिया के बाहर बैठा हुआ है, और आग लगाकर ये लोग उसमें इस तरह से लकड़ी लगा के, जो हम लोग गांव में आप देखेंगे बुजुर्ग लोग को पाएंगे कि कुछ लोग बैठे रहेंगे चारों तरफ से, कुछ लोग बैठे रहेंगे और वो लोग इस पे डिस्कशन करके और बात करेंगे। तो यहाँ भी ऐसा सीन है। तो माधव और घीसू बैठा हुआ है और वो लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे वो इस आग में आलू पका रहा है, ठीक है, खाने के लिए। तो बहुत देर जब हो जाता है तो घीसू कहता है माधव से, अरे जा जरा देख ले बहुरिया किस हालत में, कैसी है, जाके देख ले, बहुत तड़प रही है, मुझसे नहीं सुना जा रहा है। तो माधव कहता है ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ, वो नहीं जाता है। क्यों? कारण ये है कि माधव को ये डर है, मान लेते हैं ये है माधव और ये है घीसू, जी फॉर घीसू। तो माधव को ये भय है, अगर मैं गया अंदर कुटिया के अंदर तो बाप सारा आलू खा जाएगा। बेटे को ये डर है, उसको इस बात का फिक्र नहीं है कि यहाँ पे पत्नी की हालत क्या है, ठीक है, लेकिन उसको इस बात का डर है कि अगर मैं जाता हूँ तो पिता जो है, मेरे जो बाप हैं, पिता हैं, सब आलू खा जाएंगे। तो वो कहता है आप ही चले जाओ, इतना अगर आपको दुख हो रहा है तो। वो कहता है कैसा बात कर रहे हो, बहुरिया है मेरी, बहू है मेरी, मैं कैसे चला जाऊँ। तो बाप कहता है मुझसे देखा नहीं जाता, तू जा एक बार देखा। और अंततः माधव ना ही जाता है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कुछ देर के बाद जो अंदर से जो गर्जन की आवाज़ आ रही थी, जो चीख की, वो आना बंद हो जाता है। तो बहुत देर हो जाने के बाद इसको लगता है कि कुछ अनहोनी हुआ, और ये माधव जो है वो जाता है, आहिस्ते से जाता है कुटिया के अंदर, और उसके जब शरीर को छूता है तो पाता है कि वो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है, बुधिया का शरीर ठंडा पड़ चुका है। मतलब ये है कि वो मर चुकी है, ठीक है। अब मर चुकी है, अब जलाने के लिए कुछ जो क्रियाक्रम होता है हिंदू समाज में, तो अब उसके लिए कफन चाहिए, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। तो अब इन लोग को ये भय है कि अब इसको कफन कहाँ से लाऊं, इसके लिए पैसे तो है नहीं घर में, खाने के लिए भी नहीं है इवन। तो ये लोग क्या करते हैं कि गांव भर में कफन के पैसे जुटाने के लिए जाते हैं गांव भर में। और इन दोनों का जो व्यवहार है वो ऐसा है, आलसी किस्म के हैं, गांव में कोई पसंद नहीं करता है कोई, मतलब अगर किसी काम को करने के लिए एक अगर मजदूर चाहिए तो ये दोनों मिलके भी उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो गांव में इन दोनों से लोग नाराज़ रहते हैं, और पैसे देने की जब बारी आती है तो इन लोगों से सब बच के ही रहते हैं, ठीक है। मतलब कोई इन दोनों को पैसा देने का सोचते भी नहीं गलती से भी, क्योंकि इन लोगों का क्रेडिट उस लेवल का है। तो अंततः पूरे गांव में बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद किसी तरह से इन लोगों को 5 रुपये मिलता है, ठीक है। 5 रुपये इन लोगों के पास इकट्ठा होता है, किसके नाम पे, कफन के नाम पे, जिसको हम लोग श्राउड बोलते हैं, इसके नाम पे इन लोगों को 5 रुपये मिला। और ये लोग गांव से आते समय, मतलब कि घर आते समय होता क्या है रास्ते में कि माधव और घीसू ये एक दूसरे को
आंखों में आंखें देखते हैं, मिलाकर देखते हैं, और मन ही मन ये लोग एक इशारा की तरह से एक बात को समझ जाते हैं। और दोनों क्या करते हैं, वो पैसा को लेने के बाद सीधा एक होटल में चले जाते हैं। ठीक है, होटल कह लीजिए, ढाबा कह लीजिए, होटल में चले जाते हैं और ये बात कर रहे हैं आपस में कुछ इस प्रकार से कि मर तो गई ही है, तो अब जो हम लोग इन पैसों को उसके कफन पे खर्च करें, इससे बेहतर है कि इन पैसों से कुछ खा लें। माधव भी इस बात से एग्री कर रहा है, उसकी भी सहमति यही है और घिसू का भी यही सहमति है। और घिसू क्या कहता है कि एक ज़माना था जो पेट भर के खाया था, एक भोज का वो एग्जाम्पल दे रहा होता है कि एक पार्टी में गया था, वहाँ पे जो खाया था पेट भर के, उसके बाद 15-20 साल हो गए, वैसा खाना अभी तक नहीं खा पाया। ठीक है, और वो दोनों सीधा गए होटल, और होटल में सारी चीज़ें जो उन लोग के मन में आया वो लोग खाएं आराम से, सभी चीज़ें, सारे जो भी खाने के थे सामान या फिर जो मिठाइयाँ थे, सभी जलेबियाँ हैं, सभी चीज़ मंगा के वो लोग खाएं। अब यहाँ पे होटल में एक चीज़ ये हुआ कि जब ये लोग गए खाने के लिए तो बगल में एक भिखारी था। जब यहाँ पे मान लीजिए घिसू है और इधर बैठा हुआ है माधव, तो यहाँ पे प्लेट है, तो जब ये लोग खा लिए, इन लोगों का पेट काफ़ी भर गया, अब डकार आ रहा है, तो इसके प्लेट में कुछ था, कुछ बच गए, कुछ खाना इसके प्लेट में रिमेनिंग बच गया। तो ये माधव क्या करता है कि यहाँ से एक गरीब, एक भिखारी बैठा हुआ है, इसको ये खाना दे देता है। मेन कंसेप्ट यहीं पे है कि इसको ये खाना दे देता है। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे सोचने का बात ये है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा, एक तर्क यहाँ से ये निकलता है कि इंसान का जब अपना पेट भर जाता है तो वो दूसरों की भी बारे में सोचता है। यहाँ से एक तथ्य ये निकला, यहाँ से एक गहरा बात, एक गहरा सोचने पे जो विवश करने वाला जो कंसेप्ट है वो ये प्रश्न है कि मनुष्य का जब अपना मन भर जाता है या पेट भर जाता है तो वो दूसरों के लिए भी सोचता है। जिस प्रकार यहाँ से माधव ने अपने पेट भरने के बाद इस भिखारी के बारे में भी सोचा। ठीक है, इस भिखारी के बारे में भी सोचा, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इस कफन स्टोरी का एक शॉर्ट सा समरी था, आप कह सकते हैं एक समरी था। तो आई होप आपको ये कैरेक्टर समझ में आया होगा और ये स्टोरी समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस कहानी का समरी क्या है, इस कहानी का थीम क्या है। ठीक है, भाव क्या है, भाव आप समझ गए। और देखिए इसी तरह से कुछ मैंने जो आपको कवि का नाम, जो लेखक का नाम बताया, बहुत ही आप जब हिंदी साहित्य जब पढ़ेंगे तो ऐसे देखिए, अभी आप जो 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं है, आपको वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। आप मेन साहित्य जब आप पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य जब लेंगे, जैसे यूपीएससी में होता है या फिर बहुत डिफरेंट एग्जामिनेशंस में होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वहाँ पे ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जैसे देखिए एक चीज़ आप ये बताइए कि सीता माता का जो योगदान था, जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि श्री राम भगवान जब वन की ओर वन जा रहे थे तो लक्ष्मण भी उनके साथ थे और सीता माँ थी वो भी गई। ठीक है, सीता माँ भी गई। अब एक मज़ेदार बात ये है कि सीता माँ जाने के लिए तैयार क्यों हो गई, क्योंकि उनको तो जाना कंपलसरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था, घर में भी रह सकती है। लेकिन एक मज़ेदार बात ये भी है कि घर में जिसके 3 सास हो वो तो वन जाना ही पति के साथ पसंद करेगी, ये फैक्ट है। तो 3 सास होने के बाद तो जो भी हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो तो वन ही जाना पसंद करेगी। ये बस एक जोक के लिए था। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे ये है कि लक्ष्मण राम के साथ, लक्ष्मण तो वन की ओर चले गए, लेकिन लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, मतलब मिसेस लक्ष्मण जो थी, सबसे बड़ा त्याग तो इसने किया। 14 साल
उर्मिला ने जो त्याग किया अपने पति के बिना, मतलब लक्ष्मण के, मिस्टर लक्ष्मण के एब्सेंस में, तो इस पे किसी का फोकस क्यों नहीं किया? आज दुनिया कहता है कि सीता माँ का त्याग था, लक्ष्मण का त्याग था, पर इस पे तो किसी का पर इस पे तो पर इस पर तो किसी का नज़र नहीं गया। तो एक लेखक हुए जिन्होंने इनके ऊपर एक काव्य भी लिखा है, ठीक है। इस पे एक लिखा है उर्मिला, जिसको हम लोग जानते हैं आज के नाम में। उपन्यास का नाम है साकेत, ठीक है। उस उपन्यास का नाम है साकेत। साकेत जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें ये भी एक तथ्य मिलेगा कि असली जो त्याग था, कि मतलब कि भारतीय समाज में कुछ महिलाएं जिनका योगदान बहुत ही मतलब कि अधिक रहा है, उसमें से जो है उसमें से एक उर्मिला भी है, ठीक है। उसका वर्णन किया गया है इसमें साकेत का। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और आगे और ख़त्म करने से पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी इस तरह से ठोकिए, कुछ भी करिए, लेकिन सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन हो जाना चाहिए। थैंक यू।